द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद। आज मुझे खुशी है कि मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद। इश्तियाक साहब 24 फरवरी 1947 को लाहौर में पैदा हुए। इन्होंने एफसी कॉलेज लाहौर, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी और फिर स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। उसके बाद इन्होंने काफ़ी अरसा स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की तालीम दी और अब भी ये वहाँ पे प्रोफेसर इमेरिटस हैं। इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हैं और उनमें से दो किताबें मेरे ख्याल में बहुत प्रोमिनेंट हैं। एक तो पंजाब के पार्टीशन इरा राइट्स पे, फसादात पे, और दूसरी जिना साहब पे। और ये दोनों किताबें इस वक्त मेरी मालूमात के मुताबिक सबसे तफसीली किताबें हैं इन दोनों मौजूआत पे। तो इश्तियाक साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शकील चौधरी साहब। एक बात आप हमेशा भूल जाते हैं, जो बीच में एक किताब है ना, पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट, वो उसकी अथॉरिटी भी सारी दुनिया में मानी गई है कि इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई द पाकिस्तान स्टेट इज द वे इट इज, रीड द बुक गैरिजन स्टेट। 2 दफा सीएसएस के इम्तिहान में भी इस पे सवाल आ गया। तो ये तीनों किताबें हैं जो रेलेवेंट हैं। हाँ, वैसे तो आपकी ये किताब वो इस्लामिक स्टेट पे भी है जिसमें आपने जमात इस्लामी का एक जी जी तनकीदी जायजा पेश किया है। वो आपका शायद शायद पीएचडी का थीसिस था। जी बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए जी कि पंजाब के राइट्स की तो बात हमारे यहाँ बहुत की जाती है, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि इन फसादात की बुनियाद कलकत्ता राइट्स से शुरू हुई। कलकत्ता में जो फसादात हुए, जिनका आगाज हुआ डायरेक्ट एक्शन डे के नतीजे में 16 अगस्त 1946 को। जी तो उसमें सर आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार था? मैंने जो पढ़ा, हमीदुल हक चौधरी साहब जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रहे 55-56 में, उन्होंने अपनी जो किताब है मेमोइर्स या याददाश्तें, उसमें यह लिखा कि इसका आगाज मुसलमानों की तरफ से हुआ, लेकिन हिंदू भी पूरी तरह तैयार थे। तो आपकी क्या फाइंडिंग्स हैं इस सिलसिले में? देखिए, अगर आपने मेरी जिना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसके अंदर 2-3 चैप्टर ऑल टुगेदर 170 पेजेस इज एग्जैक्टली ऑन दिस थीम। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं कि ये शुरू होता है मोहम्मद अली जिन्ना का 29 जुलाई को बयान। और अगर कहे तो मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको जो उन्होंने कहा। मैंने पूरी तैयारी की हुई है ताकि इसमें कोई शक ना रहे। दिस इज व्हाट ही सेज: Never have we in the whole history of the League done anything except by constitutional methods and by constitutionalism. But now we are obliged and forced into this position. This day we bid goodbye to constitutional methods. Throughout the fateful negotiations with the cabinet delegation and the viceroy, the other two parties, the British and the Congress, held a pistol in their hand, the one of authority and the other of mass struggle and non cooperation. Today, we have forged a pistol and are in a position to use it. इसके बाद कॉल दी गई कि डायरेक्ट एक्शन आप करें, क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट लॉर्ड वेवल ने बनाई थी और उस गवर्नमेंट का हेड बनाया था जवाहरलाल नेहरू को। लेकिन जो इंस्ट्रक्शन थी वो ये थी कि यू स्टार्ट नेगोशिएशंस विद मोहम्मद अली जिन्ना टू ब्रिंग द मुस्लिम लीग इन। तो ये जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी उसकी रिक्वायरमेंट भी ये थी कि मुस्लिम लीग लाई जाए। लेकिन इन्होंने ये बयान दे के कि नेहरू को इन्होंने बना दिया उसका हेड, तो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया। और 16 अगस्त को जो फिर हुआ वो वेरी वेल रिकॉर्डेड है। हमीदुल्ला, वो क्या नाम बताया आपने? हमीदुल हमीदुल हक, हक चौधरी एग्जैक्टली। जी। ही इज नॉट द ओनली वन। आई वेंट टू कैलकाटा इन 2009 एंड मेट अ वेरी एल्डरली मुस्लिम जेंटलमैन। उन्होंने कहा कि मेरी आंखों के सामने सारा हुआ है। तो ये मुस्लिम जो एक मॉब आया था हावड़ा की तरफ से, हावड़ा इज वन ऑफ द आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा। कैलकाटा वाज ओनली 23% मुस्लिम। ये बाहर का, ये हावड़ा इधर से ये आए नारे लगाते हुए। अच्छा, सोहरवर्दी द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल हैड गिवन अ हॉलीडे फॉर नो रीजन। और पूरी मुस्लिम लीग के मैंने वो उसमें वो एक जनरल सेक्रेटरी ऑफ कैलकाटा मुस्लिम लीग का पूरा बयान भी दिया है
कि ये महीना रमजान का है, रमजान में ही कुरान शरीफ रिवील हुआ नाज़िल था, हुआ। इसी जी। में इसी के अंदर बदर की जंग हुई थी और इसी महीने में रसूलुल्लाह मक्का पहुंचे थे फतह करके, मतलब तो इस्लाम की फतह है, तो आप अपने जिहाद के लिए तैयार कर दें। जब इस किस्म का आप प्रोपेगेंडा करेंगे, उधर से कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप थी रॉय, उसने अपने लोगों को कहा था कि ये इन्होंने कहा है कि आज आप वो क्या कहते हैं दुकानें बंद करें, यू ओपन द शॉप्स। तो उधर से ये हुआ था कि कुछ हिंदुओं ने दुकानें खोल दी थी, लेकिन पहला हमला डेफिनेटली मुसलमानों का हुआ 16 को, उसका एकदम जवाब मिलता गया। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि दिस इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट एक्शन कॉल ऑफ 29 जुलाई 1946 गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना। और मैंने पढ़ के सुना दिया यार उनका बयान, वो शक कहां पे रह गया। मैंने सर पिछले दिनों डॉक्टर आयशा जलाल का इंटरव्यू किया, तो वो जो है मुझे ऐसा लगा कि वो ब्लेम कर रही हैं अंडरवर्ल्ड को। तो क्या अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करना, क्या वो मुस्लिम लीग की जो गवर्नमेंट थी वहां, हुसैन शहीद सोहरवर्दी की गवर्नमेंट थी, उनका काम नहीं था? क्या उनको अंदाजा नहीं था कि वहां एक अंडरवर्ल्ड भी है और वो अंडरवर्ल्ड इसका फायदा उठाएगी? ये किस तरह का एक जस्टिफिकेशन है या एक डिफेंस है ये? यार ये सवाल आप उनसे ही पूछे, मैंने तो ये कहा लेट मी रिपीट इट अगेन, आप उन्हें बुला लेते हैं, ये आपका प्रिविलेज है और आपको चाहिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनना। बट आई एम मेकिंग अ पब्लिक यानी स्टेटमेंट कि उनकी सारी किताब जो है ना उसको री एग्जामिन कराया जाए कि वो कितनी क्रेडिबल है एज अ पीएचडी थीसिस। ये पूरा इवेंट को उन्होंने ऐसा ट्विस्ट दिया है, क्योंकि अगर आप देखें जिना वाली मेरी किताब, तो डे बाय डे मैंने पूरे इवेंट दिए, नथिंग ऑफ द सॉर्ट इज मेंशन, शी जस्ट जंप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और जिना की सारी स्टेटमेंट सप्रेस कर ली जहां पे बिल्कुल उनके थीसिस के खिलाफ उनकी बातें हैं, तो वो तो इट इज अ बोगस थीसिस भाई। आप मुझे आयशा जलाल के वाले से ना सवाल किया करें। अच्छा सर, ये बताइए हाँ कि पंजाब पे आ जाते हैं, तो पंजाब के बारे में ये अब इंटरनेशनली तो ये माना जाता है कि ये मार्च 47 में शुरू हुए, जी लेकिन हमारे यहाँ जो है अवाम और नास को ये बिल्कुल नहीं बताया जाता, स्कूलों कॉलेजों में बिल्कुल जिक्र नहीं किया जाता कि ये पंजाब में और ये मार्च 47 में खासतौर पे रावलपिंडी में शुरू हुए, जिनमें एक बहुत ही भयानक वाकया कहूटा में हुआ, जहां सैकड़ों हिंदुओं और सिखों को जिंदा जला दिया गया। तो यार आप, बात, अच्छा बोले जी, जी। हाँ, और आपका मैंने जो पहला इंटरव्यू किया था रेडियो के लिए, उसमें भी आपने बताया था कि इवन जो पहला ट्रेन पे हमला हुआ वो भी इसी हिस्से में हुआ, यानी वेस्ट पंजाब के एक हिस्से में, टक्सला के करीब गालबन। जी जी तो पाकिस्तान में क्यों लोगों को इस चीज से अनअवेयर रखा जाता है, क्यों बेखबर रखा जाता है, क्यों उनको सही तारीख नहीं बताई जाती? बात सुने, इसका ये आपका सवाल जो है उसका जवाब आप मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान में कौन सी बात है जो सच बताई जाती है, वो एक क्या कहते हैं एक नेशनल नैरेटिव बनाया गया है वेयर एवरीथिंग इज रॉन्ग ऑन द अदर साइड। तो अगर हमारी तरफ से कोई गलती हो या शुरू किया हो, अगर उसको मान ले तो वो पूरा नैरेटिव क्लैप्स कर जाता है। और बात सुने, ये पंजाब ब्लडी पार्टीशन एंड क्लेंस को ये 2 अवार्ड पाकिस्तान में मिले हैं ना, कराची लिटरेचर फेस्टिवल और लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल, दोनों में एज द नॉन फिक्शन बेस्ट नॉन फिक्शन बुक अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स मेरी किताब को मिले हैं ना। तो जिन्होंने पढ़ी है और जो जानते हैं वो तो एवरीबॉडी नोज के मार्च के राइट्स जो हैं कैसे शुरू हुए थे, एक डे बाय डे मैंने सब डिटेल्स दी हैं। देखे, ये 4 को शुरू हुए थे लाहौर में, 4 की शाम को अमृतसर पहुंच गए, 5 को मुल्तान में हुए और 5 को रावलपिंडी शहर में शुरू हुए। 5 और 6 के दिन रावलपिंडी शहर में ऑन द वन हैंड मुस्लिम्स, ऑन द अदर हैंड हिंदू एंड सिख्स गोलियां चलाते रहे, छुरियां मारते रहे, लेकिन वो एक डिंग डोंग बैटल थी। 6 की शाम को फिर ये हजारों की तादाद में मुसलमान जो हैं सिखों के गांव इन्होंने जाके इनसर्कल किए और 13 मार्च तक ये कत्लेआम करते रहे। अब सिर्फ
कहूटा का जिक्र करते हैं, जबकि मैंने कई गांव चोआ खालसा का जिक्र किया है, और उससे बड़ा अटैक जो हुआ है वहां पे हुआ है, दमाली कहते हैं उसे, तमाली, और बेतहाशा और गांव मैंने जो इतने कवर किए हैं। आप सिर्फ उसी का जिक्र करते हैं मिडनाइट, वो क्या कहते हैं, फ्रीडम एट मिडनाइट पे, जबकि आपके पास मेरी किताब है जिसमें मेनी विलेजेस हैव बीन कवर्ड, और बहुत बुरा कत्लेआम हुआ और वन साइडेड हुआ। हजारों ने घेरा डाल के सिखों के गांव में कत्लेआम किया, और दिस इज ऑल वेरी वेल नोन। पाकिस्तान में कैसे माने कि हमने शुरू किया है? कभी कोई इन्होंने बात मानी है? अच्छा सर, कुछ गांव में ये भी सुनने में आता है कि कुछ सिख औरतों ने कुओं में छलांगे लगाई। ये क्या चोआ खालसा का वाकया है? कहाँ का है ये चोआ खालसा का भी है, बल्कि ये भी आप कहें, चोआ खालसा में और धमाली में सिखों ने अपनी औरतों की खुद गर्दनें काटी हैं, और कुछ ने छलांग मारी है अपना वॉलंटरली, बाकियों ने गर्दन उड़ाई है अपनी औरतों की, चोआ खालसा में भी और धमाली में भी। सिखों का यह था कि मुसलमान के हाथों में हमारी औरत आ गई तो हमारा जो है वो ऑनर विल बी, वो ऑनर किलिंग का मसला है ना, तो लेट अस किल आवर ओन विमेन बिफोर दे एंड अप इन द हैंड्स ऑफ मुस्लिम्स। यार वो मेरी किताब प्लीज फॉर गॉड सेक पढ़ तो लो, उसमें इतने इंसिडेंट हैं, यू डोंट रीड दैट एंड यू रिलाई ऑन मिडनाइट। वो इट्स अ कवर ऑफ द होल इंडियन। आप पंजाब पे बात करते हैं, सबसे ज्यादा डिटेल तो मेरी पंजाब की किताब में है। चोआ खालस वो क्या कहते हैं, दोआ खालसा, या किसका नाम आप ले रहे हैं, दैट्स ओनली वन इंसिडेंट। सो जी देवर बुचर्ड। एक तो मुसलमानों ने मारा, एक सिखों ने खुद मारा, खुद ने, कईयों ने, और सारी डिटेल्स मैंने दी हैं फ्रॉम सिख सोर्सेज। सही। हाँ आपने सर अपनी किताब में उस वक्त के पंजाब के चीफ सेक्रेटरी अख्तर हुसैन के एक मरासले का भी जिक्र किया है, जी जिसमें उन्होंने फरवरी के हवाले से ये लिखा कि मुस्लिम्स इन देयर स्टुपिडिटी डिसग्रेस्ड सिख्स, सिंगल्ड आउट सिख पुलिसमैन एंड ब्रूटली मर्डर्ड ए सिख कांस्टेबल। ये अमृतसर में उन्होंने ये लिखा कि ये और ये वाकया सुने हुआ। सही चौधरी साहब, जी ये जी हुआ था 24 फरवरी 1947 को, जी। और और उसी दिन मैं पैदा हुआ था लाहौर में। सो ये है इंसिडेंट। हाँ, आई वॉज जी, बोर्न दैट डे। हाँ और हमारे यहाँ जो है इस सिलसिले में जो सबसे ज्यादा जिस किताब का जिक्र होता है वो है ख्वाजा इफ्तिखार की, जब अमृतसर चल रहा था। जी। तो वो किताब भी मैंने पढ़ी, तो उससे भी ये इंप्रेशन नहीं मिलता कि मुसलमान कोई बहुत मजलूम थे। उससे तो बहुत डिफरेंट इंप्रेशन मिलता है। एक पहलवान जी का वाकया लिखा है कि किस तरह से उन्होंने एक गरीब और एक मस्कीन से हिंदू को मारा हाँ बिल्कुल। सुबह सुबह, और फिर उसको जनाब वो जलाया, उस एक हलवाई की दुकान तोड़ के वहां से घी निकाला। हाँ और जी। आपका भी तो उनसे मुलाकात रही ख्वाजा इफ्तिखार से, और आपने इशारा दिया है कि वो आखिरी उम्र में थोड़ा मुख्तलिफ व्यूज थे उनके। तो क्या चेंज आ चुकी थी उनके ख्यालात में उस वक्त तक? देखिए आखिर में ये हुआ था, ही हैड गॉन टू अमृतसर और अपने पुराने दोस्त ढूंढ लिए थे जिन्होंने उनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया था। और उन्होंने कहा कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ गया तो उन्होंने मेरे भी घुटनों को हाथ लगाया, और मेरी जो वाइफ थी उनके सर, उनका हाथ जो है अपने बच्चों के सर पे लगवाया गया। तो देर आई थिंक ही फेल्ट अशेम्ड फॉर द वे। उन्होंने जब किताब लिखी थी वो जियाउल हक का दौर था, और उस जमाने में इसी किस्म की किताब लिख के तो आप अवार्ड ले सकते थे, लेकिन इंसान के अंदर एक इंसानियत भी तो होती है ना। प्राइवेटली जो उन्होंने मुझे बताया, आई थिंक ही रिग्रेटेड द वे ही हैड बोस्टेड अबाउट द किलिंग ऑफ हिंदूज एंड सिख्स। लेकिन एक क्रेडिट देना चाहिए, उन्होंने ये भी वहां पे दो तीन दत्त ब्रदर्स थे, दो डॉक्टर्स, कहा है कि उन्होंने मुसलमानों का बहुत ख्याल रखा जब वो अस्पताल में लाए गए बुरी हालत में। तो ख्वाजा ख्वाजा साहब की इस किताब के अंदर भी कहीं ना कहीं हिंदुओं की, सिखों की जो मेहरबानी है उनका जिक्र है, लेकिन ज्यादातर उन्होंने इसे इस्लाम की फतह दिखाई है, क्योंकि ज़ियाउल हक का दौर था, पाकिस्तान का सबसे रिएक्शनरी पीरियड इन हिस्ट्री था, तो तब यही चलता था।
अच्छा सर, फारूक डार साहब जो पढ़ाते हैं कायदे आजम यूनिवर्सिटी में, जी उन्होंने भी एक किताब लिखी है पंजाब के राइट्स पे, जी। लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज नहीं लिखी जिस पे मुस्लिम लीग पे या मुसलमानों पे हर्फ आए। तो इस तरह की किताबें देख के तो ऐसा लगता है कि जैसे हमारी जो ऑफिशियल हिस्टोरियोग्राफी है या पॉपुलर हिस्टोरियोग्राफी है, उसका गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि हिंदूज आर बैड गाइज, मुस्लिम्स आर गुड गाइज। तो इसी फलसफे के तहत लगता है कि सारी तारीख लिखी जाती है। तो इस तरह से जब आप तारीख लिखेंगे तो फिर आप एक बैलेंस्ड जनरेशन तो पैदा नहीं कर सकते, बैलेंस सिटीजन तो नहीं पैदा कर सकते। फिर आप किस तरह से तवक्को रखेंगे कि आपके लोग बैलेंस तरीके से, रैशनल तरीके से मुख्तलिफ चीजों के बारे में गौर खौज करें, उनके बारे में फैसले करें। भाई साहब बात सुने, शकील चौधरी साहब, यही तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान का सारा नैरेटिव जो है ये सैनिटाइज्ड है। वी आर गुड द अदर्स आर बैड, इसके ऊपर सारा ये कुछ लिखते हैं। तो जाहिर है फारूक अहमद दार ने जो वो सोर्सेज इस्तेमाल किए हैं वो सिलेक्टिव हैं। यही इनकी सारी प्रेजेंटेशन सिलेक्टिव होती हैं। और ये रैशनल कैसे सोच सकते हैं? अब यहाँ हिंदू सिख तो कोई है नहीं, रोज किसी अहमदी को मार देते हैं। उससे पहले क्रिश्चियंस को मारते रहे हैं। अब वहां से फ्रांस वो यूरोपियन यूनियन से डंडा हुआ है और अमेरिका से हुआ है, तो कोर्ट्स ने छोड़ना शुरू कर दिया जिनको ब्लेस्फेमी केस पे क्रिश्चियंस को इन्होंने पकड़ा हुआ था। इनका हाल तो ये है कि मेरे ख्याल से दुनिया में इससे ज्यादा वन साइडेड नैरेटिव जो है बनाना किसी और नेशन का काम नहीं है। बनते रहे हैं लेकिन इस वक्त हम बाजी सबसे ज्यादा ले जा रहे हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर भी आप बीजेपी के जरिए काउंटर नैरेटिव जो हमेशा मुसलमानों को बुरा, हिंदुओं को मजलूम शो कर रहा है, बट दैट इज अ रिएक्शन टू व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल दीज इयर्स। तो पाकिस्तान का नैरेटिव कब रैशनल हो सकता है? अब वहां पे हिंदू सिख कोई है, लड़कियां जो हैं उनको फोर्सिबली कन्वर्ट कर लेते हैं। अहमदी हर रोज कोई ना कोई ये मार देते हैं। क्रिश्चियंस अभी छोड़ने शुरू किए हैं क्योंकि बाहर से डंडा हो रहा है। दे नेवर डू एनीथिंग आउट ऑफ ए विलिंगनेस टू बी फेयर एंड प्रोटेक्टिव ऑफ द वीक। ये इनका सारी सोच है यार। अच्छा सर, जो जो पाकिस्तान का एक नैरेटिव है, नैरेटिव ऑफ विक्टिमहुड, उसमें गुरदासपुर का बड़ा जिक्र आता है कि जी अच्छा। गुरदासपुर में हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई। अगर उसकी एक तहसील पाकिस्तान को मिल गई, शकरगढ़ जो थी, लेकिन चटागंज हिल ट्रैक्ट्स का कोई जिक्र नहीं करता जहां पे नॉन मुस्लिम्स की मेजोरिटी थी, लेकिन वो पाकिस्तान को मिल गया। तो आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखें, बात ये है कि असम का डिस्ट्रिक्ट था सिलहट। सिलहट हैड मुस्लिम मेजोरिटी, तो वहां पे रेफरेंडम हुआ था एंड द सिलेट मुस्लिम्स डिसाइडेड टू जॉइन ईस्ट पाकिस्तान। जब वो ज्वाइन किया तो उसमें ये वो जो आए ना, चकमा ट्राइब्स भी आ गई अगेंस्ट देयर विल। उनकी ख्वाहिश थी कि वो इंडिया में रहें, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और उनको पाकिस्तान में प्लेस कर दिया गया। मेरी जो है पार्टीशन वाली किताब और जिना वाली किताब, दोनों में मैंने बताया है विद ओरिजिनल सोर्सेज के 27 दिसंबर 1945 को ब्रेक डाउन प्लान बनाई थी वाइस रॉय लॉर्ड वेवल ने, हु हेटेड कांग्रेस एंड गांधी एंड थॉट के जिना एंड मुस्लिम लीग वर द गुड पीपल। उसने कहा कि अगर अगर हमें इंडिया से एकदम जाना पड़े तो जल्दी से हम किस तरह पावर ट्रांसफर करें। अगर मुसलमान अपना अलग मुल्क चाहते हैं तो उन्हें बता दिया जाए कि ये डिवीजन ऐसी होगी। उसके बाद 7 फरवरी 1946 को डिमार्केशन प्लान बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया उन्होंने बनाई। जो रेडक्लिफ अवार्ड है ना, जिसमें 3 तहसीलें गुरदासपुर की इंडिया को दी गई हैं और एक हमें दी गई है, ये लॉर्ड वेवल की प्लान है। उसकी वजह यह है कि अगर आप अमृतसर का जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो अगर ये 3 तहसीलें गुरदासपुर की, बटाला, गुरदासपुर और पठानकोट भी पाकिस्तान को मिल जाएं तो अमृतसर इज हेयर, पाकिस्तान यहां पे आ जाता है। इधर साउथ साउथ के अंदर लाहौर है, सामने गुजरांवाला और शेखुपुरा है। तो अमृतसर इज टोटली सराउंडेड बाय पाकिस्तान एक्सेप्ट इन द ईस्ट।
तो लॉर्ड वेवल वाज अ मिलिट्री जनरल, भाई फील्ड मार्शल थे. He said Amritsar, being a Hindu Sikh majority district, must remain in India, and these tehsils must go to India. And may I tell you, अगर आपने जिन्ना वाली किताब पढ़ी है, Jinnah was told this, that you may not get 3 tehsils of Gurdaspur and Calcutta which you are demanding. ये पहले ये कोई सीक्रेसी है ही नहीं. Jinnah was told this. तो कोई गुरदासपुर, अच्छा एक और बात देखें, पाकिस्तान ने जो डिमांड किया वो था कि मेजॉरिटी बेसिस पे हमें ये सारे डिस्ट्रिक्ट दिए जाएं, जो सारे हमें मिले सिवाय गुरदासपुर के. हालांकि हिंदू और सिख क्लेम कर रहे थे. अब सुने, दे वर क्लेमिंग सियालकोट बिकॉज ऑफ रिलीजियस रीजंस, हिंदुओं के और सिखों के दोनों के रिलेशनशिप. गुजरांवाला बिकॉज ऑफ महाराजा रणजीत सिंह. शेखुपुरा बिकॉज ऑफ गुरु नानक. लाहौर गुरु अर्जन. और हिंदुओं ने कहा कि हमारी इसमें इतनी डेवलपमेंट है इस सारे में. दे वांटेड लायलपुर विच इज फैसलाबाद, एंड दे वांटेड मंडगुमरी विच इज साहिवाल. वो सारे तो पाकिस्तान को मिले जब निगोशिएशंस हुई हैं. और लेट मी से, सर जफरुल्लाह ने पाकिस्तान का केस बहुत कॉम्पिटेंटली वहां पे प्लीड किया, और ये सारी चीजें पाकिस्तान को मिली. वरना अगर कांग्रेस की फेवर कर रहे होते तो लाहौर दे देते उन्हें किसी ना किसी बहाने से. आप कम से कम शेखुपुरा देने की कोशिश करते जहां पे गुरु नानक की पैदाइश हुई है. वो सारे तो पाकिस्तान को मिल गए. और ये 3 तहसीलें, लॉर्ड वेवल gave a military argument why they should remain in India. It's all, और सर, हाँ, so सब झूठ है पाकिस्तान की सारी स्टोरी. और सर ये भी नहीं बताया जाता कि वो गुरदासपुर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी जिसका जिक्र किया जाता है, उसमें अहमदियों को मुस्लिम काउंट करके वो अक्सरियत साबित की जाती है. एब्सोल्युटली, वरना तो शायद मेजॉरिटी बनती नहीं. मेजॉरिटी सिर्फ 85,000 की थी, लेस देन 1%. अगर उनको एक्सक्लूड कर दे तो शायद मिनॉरिटी वैसे ही बन जाते हैं. और बाय द वे उसको चैलेंज किया गया था कि 1931 के सेंसस में गुरदासपुर हैड द हिंदू सिख मेजॉरिटी. हुआ ये है कि जो सेंसस बाद में हुए ना, अगर उनका चेयरमैन आप देख लें तो वो मुसलमान थे जिन्होंने ये ज्यादा किया है, तो उन्होंने बढ़ा दी है. लाहौर के ऊपर भी क्लेम हिंदुओं का था कि ये मेजॉरिटी तो मुसलमानों हिंदुओं की थी, हिंदू सिखों की, लेकिन मुस्लिम विलेजेस ऐड करके इनटू लाहौर डिस्ट्रिक्ट इन्होंने आर्टिफिशियली लाहौर मुस्लिम मेजॉरिटी सिटी बना दी है. लेकिन वो कोई बात नहीं मानी गई. माउंटबेटन डिडंट एक्सेप्ट इट, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिडंट एक्सेप्ट इट. उन्होंने तो सारों ने पाकिस्तान को फेवर किया है. और एक और बात है, ये कहते हैं जी पठानकोट के जरिए कश्मीर का रास्ता मिला है. अगर आप सर जफरुल्लाह की आर्गुमेंट देखें तो उन्होंने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट की बुनियाद पे आप डिमार्केशन ना करें, आप तहसीलें लें. और तहसीलों के जरिए उन्होंने आर्गुमेंट बनाई थी ऑल द वे अप टू लुधियाना, जलंधर. ठीक है, सिखों ने कहा था जी तहसीलें भी नहीं है, झैल होते हैं, 12 पिंड, 12 गांव. और उन्होंने उस जरिए से दे केम ऑल द वे टू लायलपुर एंड मंडगुमरी, शोइंग के हमारा कनेक्शन है. तो बात यह है कि पठानकोट जो है ना गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में हैड 60% हिंदू सिख मेजॉरिटी. तो अगर सर जफरुल्लाह का फॉर्मूला माना जाता तो पठानकोट फिर भी इंडिया को जाता है. यार ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं. होता यह है कि अगर पाकिस्तान में ये चीजें मान लें तो इनको कई चीजों को एक्सेप्ट करना पड़े ना, तो वो क्यों मानेंगे? व्हाई वुड दे एक्सेप्ट ये सारी चीजें? अच्छा सर, एक तरफ तो हमारा ये है विक्टिमहुड का जो नैरेटिव है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फिरोज खान नून और बाकी जो लीडर्स थे मुस्लिम लीग के, वो किस तरह की जो है ना स्टेटमेंट्स देते थे. मसलन फिरोज खान नून ने एक दफा कहा कि जी हम पे अगर जंग हमसे की गई तो हम चंगेज खान और हलाकू खान ने जो कुछ किया उसको लोग भूल जाएंगे, तो हम इतने खूंखार लोग हैं, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को. सर इसी तरह की बात राजा गजनफर अली ने की कि जी देखें मुसलमान चंद 100 थे या चंद हजार थे, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के साथ वो हजारों पे गालिब आ गए, अब हम लाखों में हैं तो हम करोड़ों पे गालिब क्यों नहीं आ सकते. और सर अब्दुल रब निश्तर साहब ने कहा कि पाकिस्तान जो है ना
वो दूसरों का खून बहाने से ही हासिल किया जा सकता है। तो इस तरह की जो लैंग्वेज थी, क्या कांग्रेस के भी किसी लीडर ने इस तरह की लैंग्वेज यूज की? बिल्कुल बरक्स है। वो तो एग्जाम्पल देते रहे इमाम हुसैन का कि उन्होंने शो किया बाय हिज सैक्रिफाइस के सच के लिए आदमी अपनी जान भी दे देता है। उन्होंने हजरत अली का जिक्र किया है कि एक दफा जब उनका दुश्मन उनके नीचे था तो उसने थूक दिया उनके ऊपर, एंड ही लेट हिम गो, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो पर्सनल है, तो मैं कोई पर्सनल झगड़ा इससे नहीं करता, तो आई लेट गो। उन्होंने हजरत अबू बकर, हजरत उमर का जिक्र किया कि ये, और रसूल अल्लाह का, कि बेस्ट गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म की है। इनका और कांग्रेस का तो जवाब ही नहीं है यार, जिस तरीके से उन्होंने मुसलमानों को अपने को अकोमोडेट किया था। जिना ये आपने इन तीनों का बयान दिया। सबसे पहले लेट मी कम टू फिरोज खान। लानत है कि आप उन दो बंदों का नाम ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो मुसलमान नहीं थे। जितना जुल्म हलाकू खान ने बगदाद की डिस्ट्रक्शन में किया और चंगेज खान ने पूरा वेस्ट एशिया के मुसलमान तबाही जितनी उन्होंने की है, वो तो देवर नॉट मुस्लिम, ये खान समझ के समझते हैं कि और जिन्होंने मुसलमानों पे जुल्म किया, कभी उनका एग्जाम्पल दिया जा सकता है? आर दे आर गुड? उन्होंने तो जुल्म मुसलमानों पे किया था। Firoz Khan Noon gives this example, but let me tell you, Jinnah साहब started giving examples in 46 के हमारे पास 500 गुना ज्यादा गन्स हैं बिकॉज हिंदू लड़ नहीं सकते, मुस्लिम्स आर नेचुरल फाइटर्स। वो मेरी जिन्ना अली किताब में कोटेड है। तो इनके गुरु ने ये कहना शुरू किया, तो बाद में ये सारों ने ये भी कहा है। और गजनफर अली खान का तो जवाब ही नहीं है। ये 37 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग के वोट पे इलेक्ट हुए थे। जब देखा कि मुस्लिम लीग को कोई और सीट्स नहीं मिली, तो ये क्रॉस करके और पंजाब यूनिस्ट पार्टी में चले गए। ऊपर से ये शिया थे, और मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर इल्जाम है कि वो शियों को, ये उमैयद जो है प्रोटेस्ट, इनकी सिलेक्शन जो है ना मौके के मुताबिक होती है, एंड दे डोंट केयर अबाउट द फैक्ट्स कि ये किसको कोट कर रहे हैं। कहा जाता है कि उमैयद तो बड़े बहुत प्रोसिक्यूटर थे, तो गजनफर अली खान को उसका एग्जाम्पल तो नहीं देना चाहिए ना, मगर डजंट मैटर। फिरोज खान नून को मुसलमानों के सबसे ज्यादा बड़े कातिल जो हैं चंगेज खान और हलाकू खान का कभी देना चाहिए। और जिन्ना साहब को कहना चाहिए कि हमारे पास जो गन्स हैं वो 500 गुना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि हिंदू लड़ना नहीं जाते और हम तो है ही लड़ाका। दिस इज आई हैव गिवन ऑल दैट। तो ये सारे इस किस्म की बातें करते रहे हैं। और सर मैं एक और आपको आपकी तवज्जो मबजूल कराऊं, हारून रशीद हमारे एक बड़े सीनियर कालम नवीस हैं, मीडिया पर्सनैलिटी हैं। जी। उन्होंने काफी साल पहले जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान पे एक किताब लिखी, अच्छा। और उसमें एक वाकया लिखा जो मेरे ख्याल में तो एक शर्मिंदगी का बायस होना चाहिए पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन उन्होंने बड़े फख्र से लिखा कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान उस वक्त गालबन कैप्टन थे, और एक ट्रेन की उनकी ड्यूटी थी कि इस ट्रेन को आपने सिक्योरिटी के साथ, सेफ्टी के साथ वो इंडिया पहुंचाना है। और वो गालबन उधर पत्तों की पे रुकी, और उधर से बलवाइयों ने हमला कर दिया। बजाय इसके कि वो उस कत्लेआम को रोकते, उन्होंने इशारा किया, और वो जो बलवाई थे उन्होंने जनाब सारी ट्रेन को तहस नहस कर दिया। और ये एक पाकिस्तान में छपने वाली किताब है, उसमें बड़े फख्र से उन्होंने इस वाक़े का जिक्र किया। और उनकी जस्टिफिकेशन क्या होती है कि जी इंडिया में यही सब कुछ हो रहा था। तो सर वो जो कहते हैं ना कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक ए राइट, कि फिर आप में और उनमें क्या फर्क रहा? तो आप कैसे देखते हैं जस्टिफिकेशन को कि जी ये सब ईस्ट पंजाब में हो रहा था, तो इसलिए हमने भी हल्का फुल्का कर दिया इधर? सबसे पहली बात है, अगर क्रोनोलॉजी बनाए तो इधर से शुरू हुआ, उन्होंने फिर उसका जवाब दिया है। लेकिन हर ऑफिसर की ड्यूटी थी। कई अच्छे ऑफिसर भी थे। हिंदुओं, मंडी बहाउद्दीन के हिंदू जो वहां से बच के गए हैं, उन्होंने जिक्र किया है। एक थे अपना कैप्टन या मेजर अजमल, के उन्होंने बहुत जानें बचाई, तो अच्छे मुसलमानों का जिक्र हुआ। मेजर आफ्ताब अहमद खान जो बाद में लेफ्टिनेंट जनरल बने, उन्होंने साहिवाल में हिंदू सिखों को अमन से क्रॉस करवाया।
लिहाजा हर अफसर ने नहीं किया। जब अगर अख्तर अब्दुल रहमान ने यह किया है तो दिस इज अ ब्रीच ऑफ द ड्यूटी और द ओथ, द टास्क गिवन टू यू टू प्रोटेक्ट। इस पे फख्र करने के बजाय शर्मिंदा होना चाहिए। अगर इंडिया में भी हुआ है तो उन लोगों ने भी जो उन्हें ड्यूटी दी गई थी उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। तो ये तो कोई फख्र की बात नहीं है कि जब आपको ड्यूटी दी जाए तो आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर दें ये कह के दूसरी तरफ हो रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ भी हुआ है और खूब हुआ है और बहुत मुसलमान मारे गए हैं, मगर इधर भी अच्छे मुसलमान अफसरों ने जानें बचाई, उधर हिंदू सिखों ने बचाई। मैंने एक ब्रिगेडियर का वहां पे जिक्र किया है जिन्होंने बहुत जानें बचाई थी, अपना सिख थे वो, तो ये अच्छे लोग भी थे। मगर अख्तर अब्दुल रहमान एंड द होल लॉट यार, वन साइडेडनेस इज बिल्ट इनटू द वे ऑफ थिंकिंग। इन्होंने पाकिस्तान बना के ये नहीं कहा जिन्हों ने कि मैं शहादत इनको मजबूर करूंगा 2 करोड़ मुसलमान की, तो किसकी बात रह गई है? हाँ, वो जो था वो तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं 6 करोड़ मुसलमानों को बचाने के लिए जो मेजॉरिटी एरियाज में रहते हैं पंजाब और बंगाल जैसे प्रोविंसेस में, उनको बचाने के लिए 2 करोड़ जो मुसलमान हैं माइनॉरिटी एरियाज में, उनकी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। ये 41 में उन्होंने कहा था। और अपनी कुर्बानी कोई भी नहीं दी। आखिर तक जो घर था बॉम्बे था उसकी कीमत लेते रहे यार। अपनी कौन सी है? बिकेम गवर्नर जनरल सारा जाने दो यार। आई मीन कुर्बानी वो तो दूसरी दे, वो कुर्बानी तो दूसरे। सर हाँ। जी, ये कहा जाता है कि उन्होंने पंडित नेहरू को, प्राइम मिनिस्टर नेहरू को एक खत लिखा था कि मेरा जो है ये जो है बंबई वाला घर जो है, जिसको अब मुंबई कहते हैं, कि मुंबई वाला जो घर है ये किसी को अलॉट ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत सेंटिमेंटल अटैचमेंट है इस घर से। इसकी एक एक ईंट मैंने अपनी आंखों के सामने लगवाई है और मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन यहाँ गुजारना चाहता हूँ। ये लेटर भी मैंने सुना है कि नेहरू म्यूजियम दिल्ली में मौजूद है। ये आपके इल्म में है कोई ऐसी बात? हाँ जी, मैंने जो उसका पूरी बैकग्राउंड है वो रिसर्च कर ली हुई है। आई एम गोइंग टू पब्लिश इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इट नाउ, बट समथिंग ऑफ द सॉर्ट डिड हैपन। लेकिन वहां पे भी मेरा है ये कि ये खत लिखा जा रहा है अपना घर और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। एक्चुअली उस पे भी हो रहा था, महल दालमिया के साथ ये कर रहे थे निगोशिएशंस, एंड ही वांटेड 20 lakhs, वो कम शायद 18 दे रहा था, तो वो डील नहीं हुई। सो ही वांटेड टू रिटेन हिज प्रॉपर्टी राइट। तो वहां पे इस किस्म का खत इनका है। डेफिनेटली खत नहीं है, स्टेटमेंट दी थी टू श्री प्रकाशा, जो कि चीफ फर्स्ट हाई कमिश्नर थे ऑफ इंडिया टू पाकिस्तान। ये श्री प्रकाशा का वो एक है स्टेटमेंट, डायरेक्ट खत नहीं है कोई। तो आप खुद ही अंदाजा लाएं कि लाखों मुसलमान जो हैं वाल्टन और ये हुसैनी वाला और सिंध के वहां पे आके तबाह हुए हैं, घर लुट गए, फैमिलीज तबाह हो गई इनकी 2 नेशन थ्योरी और डिवीजन ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया के वजह से, और अपने घर को छोड़ते नहीं है और कहते हैं इसमें मेरा बड़ा सेंटिमेंटल है। तो आई थिंक देयर इज अ नो कनेक्ट बिटवीन हिम एंड द फीलिंग्स फॉर एन ऑर्डिनरी मुस्लिम, नॉट एट ऑल। अपनी जगह पे वो उतने ही प्रॉपर्टी ओनिंग इंडिविजुअल थे जो वो पहले दिन से थे। कुर्बानी देते ना फिर उस घर की, उसके साथ सेंटिमेंट काहे का होगा जब आपने पाकिस्तान बना लिया है? हाउ कैन यू हैव अ सेंटिमेंट? नो, ही जस्ट वांटेड टू रिटेन प्रॉपर्टी। जिन्ना वाज नॉट यूज्ड टू मेकिंग इकोनॉमिक लॉसेस। स्टॉक एक्सचेंज से तो सारी उन्होंने पैसा बनाया है, और 7 फ्लैट जो इन्होंने लंदन में बनाए हैं 4 सालों के अंदर, कहां से बने? प्रीवी काउंसिल में अमीरों के केस लड़ते लड़ते। दैट्स हाउ ही मेड ऑल द मनी यार। अच्छा सर, शोरश काश्मीरी साहब बड़े मशहूर जर्नलिस्ट थे एक, लाहौर के। उन्होंने एक वाकया लिखा है, हुसैन शहीद सोहरवर्दी पे एक छोटी सी किताब है उनकी। तो उसमें यह लिखा है कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, बुजुर्ग थे। तो मुझसे एक दफा वो कहने लगे कि मेरी 2 ख्वाहिशात हैं।
तो मैंने कहा जी बताइए। बड़ा रिलक्टेंटली उन्होंने कहा मेरी एक तो ख्वाहिश ये है कि मैं वजीर आजम बनूं पाकिस्तान का। जी। तो उन्होंने कहा जी कि दूसरी। फिर उन्होंने टाल मटोल की कोशिश की, लेकिन शोरश ने अपना इसरार जारी रखा, इंसिस्ट किया कि आप बताएं। तो उन्होंने कहा जी दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं बतौर वजीर आजम एक जलसा आम में लोगों को गांधी की वो तस्वीर दिखा सकूं जो हम अपनी सियासी मसलहतों या एक्सपीडियंसीज की वजह से छुपाते रहे हैं आवाम से। तो उस पे शोरश ने कहा कि क्या आप गांधी की अजमत के कायल हो गए थे? उसने कहा बिल्कुल। और वो जो है उसके सीने में एक ऋषि का दिल था, एक सेंट का दिल था। तो लेकिन उनको वो वजीर आजम तो बन गए, लेकिन वो कभी ये हौसला न कर पाए कि एक जलसा आम में या एक स्टेटमेंट ही दे देते कि भाई हम जिस तरह से गांधी को पेंट करते हैं वो ऐसे शख्स नहीं थे। तो इन शायद चीजों को कैसे देखते हैं आप? देखें, प्राइम मिनिस्टर अगर बने तो उनमें एक शर्त होगी कि ऐसी कोई बात नहीं करनी है तुमने, वरना महल साल भी नहीं रहने दिया, उनकी छुट्टी करा दी। एक और बात सुने, ये 2 दिन पहले डेथ हुई है सिकंदर मिर्जा के बेटे हुमायूं की एट द एज ऑफ 93। डॉन में उनका जो बयान है, उन्होंने कहा है कि मेरी जान गांधी जी ने बचाई, और वो भी मैंने अपने टाइमलाइन फेसबुक पे ऐड की थी। ही सेज कि माय लाइफ वाज सेव्ड बाय गांधी। सिकंदर मिर्जा, ये वही सिकंदर मिर्जा है जिन्होंने 1946 में पिशावर के अंदर जो कांग्रेस का एक खुदाई खिदमतगार का आ रहा था जुलूस, उस पे लाठी बरसाई थी, बिकॉज ही वाज आई थिंक कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर देयर। और पानी की बजाय जब्बू लोटा जो होता है ना, जिससे वो दस्त लग जाते हैं, वो पिलाया था कांग्रेस के वर्कर्स को। उनके बेटे की जान गांधी ने बचाई। और हुमायूं सिकंदर का बयान जो है डॉन का 3 दिन पुराना, वो आप सब पढ़ लें। तो गांधी जी के तो बेतहाशा एहसान है मुसलमानों पे। हमने कभी का किसी का एहसान नहीं माना, क्योंकि गैर मुस्लिम में तो अच्छाई हो ही नहीं ना सकती। कभी हमने ये माना है कि लाहौर की सबसे ज्यादा खिदमत, पंजाब की सबसे ज्यादा खिदमत सर गंगा राम ने की है। उसका तो नाम बदलते रहे हैं ये अस्पताल का, लेकिन क्योंकि वहां ट्रस्ट है और वहां से पैसे आते हैं तो इनके हाथ रुक जाते हैं। इन्होंने क्या नहीं किया। अच्छा सर, हमारे यहाँ जो थोड़े बेहतर लोग हैं, स्कॉलर्स कह लें या हिस्टोरियंस कह लें, क्या कौन से हैं ऐसे लोग जिन्होंने इन चीजों को दयानतदारी के साथ ऑनेस्टली बयान किया है? डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी को आप समझते हैं कि उन्होंने तारीख निस्बतन बेहतर तरीके से लिखी है, जैसे हमारी कौमी जिद्दोजहद है, या इकबाल के आखिरी 2 साल? मैंने वो पढ़ी है, वो लिखी तो मुस्लिम लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से है, लेकिन उसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह मुस्लिम लीग लैंडलॉर्ड्स की जमात बनती जा रही है। यही है ना उनका मेन उसके अंदर फाइंडिंग। तो वो जरा बेहतर है, क्योंकि वो एक अवामी किस्म की सोच रखते थे। और वहां पे शायद अलामा इकबाल की भी थी कि ये जो लोग आप मुस्लिम लीग में लाते जा रहे हैं, इसमें तो फिर पाकिस्तान या वो सारा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो ठीक है, आशिक हुसैन बटालवी वाज अ विटनेस टू दीज थिंग्स। तो उस जमाने में झूठ लिखना इतना आसान नहीं ना होता जब आप विटनेस हो। बाद में अगर आप जब लिखते हैं तो जो मर्जी लिखते हैं और झूठ लिखते जाएं, तो वहां पे तो सच लिखना पड़ता है ना, ताकि कोई ना कोई बात तो सच्ची हो। तो वो जी। रिलेटिवली बेटर जी उन्होंने। के अजीज हैं। मर्डर ऑफ हिस्ट्री तो वही लिख गए हैं ना। हालांकि पहले वो मुस्लिम लीग को सारी उम्र जस्टिफाई करते रहे, लेकिन आखिर में जब उनको बुरी तरह ट्रीट किया गया तो फिर उन्होंने रिएक्शन वो पूरी किताब लिख के कई सच्ची बातें बता गए हैं। तो वो भी उसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ये 2-3 लोग ही हैं। इसमें सर आशिक बटालवी साहब ने यह भी लिखा है कि मैंने एक दफा गुलाम रसूल मेहर से यह पूछा कि यार मुस्लिम लीग ने क्या कोई गलती तो नहीं की कि 1944 में राजा गोपाल आचार्य का जो फार्मूला था उसमें हमें वो सब कुछ बगैर लड़ाई के, बगैर कत्लो गारत के मिल रहा था, जो हमने 1947 में इतने कत्लो गारत के बाद, इतनी तबाही के बाद हासिल किया। तो हमें वो नहीं एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था जो राजा जी 1944 में हमें दे रहे थे, पुरअमन तरीके से दे रहे थे। तो इस तरह की तनकीद उनकी किताब में बहरहाल मौजूद है।
और उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन पे भी तनकीद की है कि उसके अल्फाज जो है ना वो बहुत उलझे हुए हैं। और मैंने ये कहा भी मुस्लिम लीग के बड़े लीडरों को कि ये जो आपने टेरिटोरियल एडजस्टमेंट की बात की है, इससे पंजाब डिवाइड हो जाएगा, आपको नुकसान होगा। लेकिन मुस्लिम लीग के जो लीडर्स थे वो इतनी हवाई बातें करते थे कि नहीं नहीं, हमें इससे नुकसान नहीं होगा, बल्कि जो मुस्लिम कल्चर के सेंटर्स हैं जैसे अलीगढ़ है, लखनऊ है, दिल्ली है, ये भी हम हासिल करना चाहते हैं। तो इस तरह से टेरिटोरियल एडजस्टमेंट्स के तहत हमें ये मिल जाएंगे। तो इस तरह की ख्याली बातें वो करते थे और हकीकत से इतना दूर थे वो लोग। बात यह है कि वंस अगेन माय प्ली टू यू इज, किसी दिन मेरी जो है ना जिना की किताब पे पूरी डिस्कशन करें और उसे प्रॉपरली पढ़ें। ये सारा कुछ मैंने उसमें कवर किया है। द होल उसमें इन्होंने होस्टेज थ्योरी बनाई हुई थी, जो है ना 23 और 24 की तकरीरें उस रेजोल्यूशन के हक में, वो जरा पढ़ लो यार। वहां पे कहते रहे हैं कि हिंदुओं देख लो, अगर तुमने हमें वहां पे तंग किया तो याद है हमने पहले क्या किया था। तो ये इनका ख्याल था कि हम फिर पाकिस्तान हमला करके हिंदुस्तान को फिर डिफीट कर देगा। अनक्लाव्स बना लो, इधर भी बना लो। इन ये ख्वाब ख्याली नहीं, मुझे लगता है ब्रिटिश इंटेलिजेंस इनको प्रमोट कर रही थी कि इस किस्म की बातें करते जाएं। और आखिर में क्या हुआ जो आप बता रहे थे लास्ट टाइम, कि जब जिना वाज लीविंग दिल्ली 7 अगस्त को, तो वो वन फेलो गॉट अप एंड सेड कि हम तो ये करते रहे, हमारा क्या बनेगा। ये वही लोग हैं जो पहले उनको कहा गया होगा कि सारा कुछ मुसलमानों के। ये चौधरी रहमत अली के आइडियाज हैं कि सिखिस्तान वो बनेगा, सिद्दीकिस्तान, फारूकिस्तान, उस्मानिस्तान, हैदरस्तान और पता नहीं क्या क्या स्थान बना लिए थे कि जहां जहां मुसलमान होंगे वहां पे मुस्लिम एन्क्लेव्स बनेंगे। तो इस किस्म का धोखा मुसलमानों को दिया गया होगा और ये उनमें दे आर पार्टी टू इट, क्योंकि ये अंग्रेजों से ले रहे होंगे अपनी सारी स्क्रिप्ट के क्या बातें करनी है। आपको ये नहीं पता कि ये जो लाहौर का रेजोल्यूशन हुआ है इसका चीफ गेस्ट कौन था? आप बताएं, आपने पढ़ा है? हु वाज द चीफ गेस्ट एट द फाइनल, जब पार्टी हुई है टी पार्टी जिसमें ये सारे आए थे, हु वाज द चीफ गेस्ट, अगर आपने पढ़ी है किताब? बाद में हुआ क्या, आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। वो है गवर्नर ऑफ पंजाब, वो क्या नाम था उनका, क्रैक सर। हाँ, ही वॉज द चीफ गेस्ट, कैन यू बिलीव इट? एंड ही सेज कि मैं जब वहां पे आया एज चीफ गेस्ट, तो मैंने देखा कि जिन्ना साहब बैठे हुए हैं और सब आके उनको झुक के मिल रहे हैं। एंड ही सेड के दैट इज व्हेन ही फेल्ट कि जिन्ना अ सेल्फ मेड मैन फेल्ट के अब मैं इनका सबका लीडर हो गया हूं। 23 24 ये 25 तारीख की है पूरी, आप वो पूरी पढ़े यार प्लीज, फॉर गॉड सेक। आप पूरी किताब नहीं पढ़ते? आपको मिली भी हुई है, यू मस्ट रीड दैट बुक। तो ये मैं हेनरी क्रैक, सर हेनरी क्रैक वाज गवर्नर ऑफ पंजाब, ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ द लाहौर रेजोल्यूशन मीटिंग मुस्लिम लीग का। यानी पूरी पंजाब एडमिनिस्ट्रेशन ने वो ऑर्गेनाइज करके दी होगी तो गवर्नर आया ना, वरना किसी पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन पे तो गवर्नर चीफ गेस्ट नहीं ना होते। सही। अच्छा सर, आखिर में खिजर खिजर हयात खाना जो चीफ मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे पार्टीशन से पहले पंजाब के, जिनके खिलाफ मुस्लिम लीग ने बहुत हंगामा किया था और उनके खिलाफ नारे लगते थे कि जी खिजर कुत्ता हाय हाय। और फिर वो भी हुआ लतीफा कि जब उनका मुस्लिम लीग के साथ एग्रीमेंट हो गया कि मैं ये छोड़ दूंगा, मैं रिजाइन कर दूंगा, तो फिर वो नारे लगना शुरू हो गए कि दिलियों खबर आई है खिजर साडा भाई है। हाँ तो खिजर साहब ने सर अपनी मौत से पहले, उनकी डेथ हुई 1975 में, जी। तो वो सियासत से बिल्कुल किनारा कर गए थे 1947 में ही मार्च में। तो उन्होंने ये कहा था कि आई स्टिल थिंक ए पंजाबी मुस्लिम हैज मोर इन कॉमन विद ए पंजाबी हिंदू देन विद ए बंगाली, and I think the separation of East Pakistan has proved that. विच इज ऑल्सो ट्रू। देखिए ईस्ट पाकिस्तान को तो इन्होंने अपनी कॉलोनी ट्रीट किया ना थ्रू आउट, और उनके साथ इनका कोई ताल्लुक भी नहीं बना, बल्कि उनका मजाक उड़ाते रहे कि छोटे कद के हैं, काला इनका रंग है, ये तो मार्शल रेस ही नहीं है, मार्शल रेस तो हम थे। तो
मजीद फिर उनको मिसट्रीट किया इतने साल, तो वो फिर अलग हो गए हमसे। हमारी तो हरकतें यही हैं। देखे, मैंने ये कहा है कि मुस्लिम लीग की सारी मूवमेंट जो है वो एंटी डेमोक्रेटिक है। देखें, पहले तो डर था ना कि हिंदू मेजोरिटी में रहेंगे, फिर पाकिस्तान बन गया तो डेमोक्रेसी इसलिए नहीं आने दी कि बंगाली मेजोरिटी में होंगे। तो एवरी टाइम इन अंडर ए डेमोक्रेसी इफ द मेजोरिटी इज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, वी डोंट एक्सेप्ट इट, और हम मुल्क तोड़वा देते हैं। पहले इंडिया तोड़वा दिया, बाद में पाकिस्तान तोड़वा दिया, बिकॉज वी वांट पावर। हम मार्शल रेसेस हैं, हम पे कौन हुकूमत कर सकता है। और वो दूसरी बात है, पाकिस्तान बनने के साथ साथ पहले दिन से हमने अमेरिका के सामने घुटने वो क्या कहते हैं डालने शुरू कर दिए, तो उनकी गुलामी कबूल कर ली, मिलिट्री पैक्ट्स किए, उनसे आर्म्स लिए, अपने लोगों से तोड़ के इंडिया पहले तोड़वाया मेजोरिटी के डर में, फिर बांग्लादेश तोड़वाया मेजोरिटी की वजह से, और खुद नौकरी कर ली अपना वेस्ट की। ये तो इनकी हिस्ट्री है। मेरी 3 किताबों का जिक्र किया करो यार। यू फॉरगेट गैरिसन स्टेट, आई डोंट नो व्हाई, एंड यू मस्ट एक्सप्लेन टू मी। विदाउट दैट बुक यू कांट अंडरस्टैंड द वे आई रीजन। ओके। हाँ जी। अच्छा सर, अब हमारे यहाँ एक बड़ा फेवरेट आर्गुमेंट ये दिया जाता है कि जी बांग्लादेश बन गया लेकिन दो कौमी नजरिया जो है ना वो कायम दायम है। और ये मुझे इतना अजीब आर्गुमेंट लगता है कि जब बांग्लादेश बना तो वेस्ट पाकिस्तान में एक कैंपेन चली थी कि बांग्लादेश नामंजूर, और उस कैंपेन का सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट ये होता था कि अगर हमने मशरकी पाकिस्तान इसको बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया तो दो कौमी नजरिए की नफी हो जाएगी, उसकी निगेशन हो जाएगी। ओके। अच्छा, अब जनाब इन लोगों ने एक पैंतरा बदला कि नहीं 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 नहीं, दो कौमी नजरिए को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश जो है वो इंडिया में जम नहीं हुआ, वेस्ट बंगाल के साथ वो मर्ज नहीं हुआ। ओके। तो क्या मर्ज ना होने से दो कौमी नजरिया जो है वो कायम दायम रहा? फिर आपने ये कैंपेन चलाई थी बांग्लादेश नामंजूर, उसमें क्यों ये कहा कि बांग्लादेश को तस्लीम करने से टू नेशन थ्योरी की नफी हो जाएगी? और क्या बांग्लादेश के लोग वो दो कौमी नजरिए पे कभी कहते हैं कि हम उस पर यकीन रखते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंगाली जो है वो दो कौमी नजरिए की बात करता है। और अगर बांग्लादेश को इंडिया जम कर लेता तो फिर तो हमारे जो हैं ये नजरिया साज लोग जो हैं, जो पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं, वो यही कहते हैं ना जी कि देखिए उन्होंने बंगालियों की हेल्प नहीं की थी, वो तो अखंड भारत बना रहे थे, उन्होंने जम कर लिया। सो यू आर डैम्ड इफ यू डू, यू आर डैम्ड इफ यू डोंट। अब वो ये आर्गुमेंट देते हैं कि जी इंडिया वाले बांग्लादेश के लोगों को इंफीरियर समझते हैं इसलिए उन्होंने अपने साथ नहीं मिलाया। तो आप कैसे देखते हैं इस डिबेट को? वही ना कि जो भी आप किसी एंगल से ले, वी कैन नेवर बी रॉन्ग। तो उसी अब आपने इतना अच्छा वो आर्ग्यू करके दिखा दिया है कि कॉन्ट्रडिक्शंस क्या है। बात सिंपल है कि 1947 में जो रियलिटी थी वो 1971 में चेंज हो गई हुई थी। वेस्ट बंगाल हैड डेवलप्ड इट्स ओन लॉजिक। देखें इन्होंने क्या किया था, वाई वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल कुड नॉट कम टुगेदर, ये भी जरा सोचें। जोगिंदर नाथ मंडल ने इनकी मदद की, हाँ जी, लेकिन उस बेचारे को पाकिस्तान से भागना पड़ा। 1950 में 10,000 हिंदुओं पे अटैक हुए वहां पे ईस्ट पाकिस्तान से। जो सारे जो बच गए वो सारे क्रॉस करके वेस्ट बंगाल में आ गए। तो इंडिया, व्हाई वुड दे लाइक टू हैव सच अ बंगाल बैक? हाँ ठीक है, एक तो उनकी अखंड भारत का कॉन्सेप्ट अगर कोई था तो वो हिंदू महासभा का और था। कांग्रेस का था कि एवरीबॉडी विल हैव दैट डेमोक्रेटिक रीजनल फ्रीडम। तो अगर बंगाली वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल के लोग नहीं और वेस्ट बंगाल के नहीं मिलना चाहते तो इंडिया वाज नॉट इंटरेस्टेड कि वो वापस उनको ले आए। एक अखंड भारत बनाना वाज नेवर द कांग्रेस पॉइंट ऑफ व्यू, ये हिंदू महासभा का था। कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू था कि एक एक अपना इंडिया होगा जिसके अंदर एक इफेक्टिव सेंटर होगा और रीजनल ऑटोनॉमी होगी। तो ठीक है, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल अब अलग हो गए हुए थे,
तो ईस्ट बंगाल जो है वो बांग्लादेश बन गया, एंड दे डिडंट वांट टू ज्वाइन, तो फिर उनको बाय फोर्स ही किया जा सकता था ना. व्हाई शुड दे डू इट? लेकिन सर अभी तक भी हमारे यहाँ उर्दू प्रेस में ये प्रोपेगेंडा चलता है, वो लोग जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, वो जो है ना ये बोगी रेज करते रहते हैं कि जी इंडिया तो अखंड भारत चाहता है। तो मेरे एक जानने वाले कालम नवीस हैं, उन्होंने ये लिखा कि अखंड भारत जो है वो नरेंद्र मोदी के ईमान का हिस्सा है। तो मैंने उनको नरेंद्र मोदी का 2012 का एक इंटरव्यू रेफरेंस दिया, जो एक मुस्लिम जर्नलिस्ट हैं शाहिद सिद्दीकी, दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और उसमें अखंड भारत के बारे में सवाल किया। उस पे नरेंद्र मोदी ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उसने कहा ये अखंड भारत जो है ना, तुम मुसलमानों की साजिश हो सकती है, मैं अखंड भारत नहीं चाहता, क्योंकि अगर अखंड भारत हो गया तो कुछ अरसे के बाद इंडिया जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री बन जाएगा। तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है अखंड भारत से, और मैं इंडिया के जो मौजूदा बॉर्डर्स हैं उनके साथ खुश हूं। बात लेकिन हमारे यह यहाँ ये है मिथ जो है ना ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बात यह है कि इंडिया की जो भी गवर्नमेंट होगी ना, वो इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में जरूर सोचेगी. यानी नरेंद्र मोदी इज ऑल्सो बाउंड बाय द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इंडिया. हालांकि उसने इंटरनली ये मेजोरिटेरियनिज्म ले आए, हिंदुआइजेशन ऑफ इंडिया स्टेट के जरिए. एक तो है ना, हिंदू मेजोरिटी तो है ही है, जो कांग्रेस ने कभी नहीं था किया ड्यूरिंग द बेस्ट डेज. लेकिन वो बेवकूफ तो नहीं है कि मुसलमानों को वापस लाके, जिनकी ना कोई डेमोक्रेसी की ट्रेनिंग है और जो अब जिहाद में भी पूरा है, वो हिंदुस्तान में ला के तो इंडिया का सत्यानाश कर दें. वाई? ये इनकी आर्ग्यूमेंट्स देखें. पाकिस्तान में ये क्यों कहा जाता है, कैसे किया जाता है, इज एन इम्पॉसिबल थिंग टू पुट अंडर ए रैशनल एनालिसिस. मैंने बताया कि इनका अप्रोच ये है कि वी आर नेवर रॉन्ग, द होल वर्ल्ड इज आउट टू डिस्ट्रॉय अस, एंड देयरफॉर वी हैव एवरी राइट टू स्ट्राइक एट देम. ये सोच है. अच्छा सर, नरेंद्र मोदी के आने से मेरे ख्याल में एक बड़ा फायदा हुआ है कि वो लोग जो पहले कांग्रेस और नेहरू और गांधी के खिलाफ थे, अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये नेहरू और गांधी का इंडिया नहीं है। तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि क्या कभी आपने नेहरू और गांधी के इंडिया को कभी क्रेडिट दिया? हमारा नेवर. एक अखबार है हमारा एक अखबार है नवाए वक्त, उसने 2009 में ये लिखा कि इंडिया जो है वो मजहबी जुनूनी रियासत है, हिंदू मजहबी जुनूनी रियासत, यानी आई हिंदू नो. फनेटिकल स्टेट। हाँ. 2009 में आप इमेजिन कीजिए, जब मनमोहन सिंह जो एक सिख है वो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर था, और भुट्टो साहब ने 1968 में ये कहा था कि ए कैंपेन ऑफ एक्सटर्मिनेशन इज गोइंग ऑन इन इन इंडिया अगेंस्ट मुस्लिम्स, हाँ. यानी मुसलमानों को खत्म करने की मुहिम जारी है। तो नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने से ये कम से कम हुआ कि अब कुछ लोग ये मानना शुरू हो गए हैं कि जी गांधी और नेहरू जो थे वो बेहतर लोग थे। तो लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक्स में अभी तक गांधी, नेहरू और कांग्रेस के खिलाफ जो नफरत मौजूद है उसको निकालने की कोई बात नहीं कर रहा। देखो जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मैंने खुद सुने हैं कि ये नेहरू और इंडिया और गांधी का इंडिया नहीं है, मैं वहां जा चुका हूं, उन्होंने खुद कहा है. तो व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैज स्पोकन दीज वर्ड्स, व्हाट मोर डू वी नीड टू से? यानी इमरान खान एक ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं ना है कि कैसे झूठ बोल रहे हैं. कई दफा उसके मुंह से सच बात भी निकल जाती है, बिकॉज द फैक्ट इज कि इसके कैंसर वाले वो जो शौकत खानम, शौकत उसके खानम। अंदर कई इंडियन प्लेयर्स ने और फिल्मी दुनिया के लोगों ने हिस्सा लिया. बल्कि 1989 में रेखा, कबीर बेदी, विनोद खन्ना ये आए और लाहौर के अंदर पूरा फंक्शन हुआ, वहां पे उनकी तकरीरें हुई, एंड दे हेल्प्ड हिम. सुनील दत्त ने मदद की, देवानंद ने मदद की. तो वहां से जो भी नेकी होती है वो नेकी इसलिए नहीं हो सकती कि वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि मुसलमान ही सिर्फ नेकी कर सकते हैं ना, अच्छाई कर सकते हैं. ब्लैक एंड वाइट, दिस इज हाउ दे राइट हिस्ट्री, दिस इज हाउ दे इंटरप्रेट फैक्ट्स, दैट्स ऑल. इंक्लूडिंग आयशा जलाल, उसने सारा नैरेटिव जो झूठा बनाया है वो हमारे हिस्टोरियन से ज्यादा खतरनाक है.
उसने तो कहा है कि ये तो कहते हैं ना कि जिन्ना साहब ने, मर्द मोमिन मर्द कामिल ने पाकिस्तान जीता, नेहरू गांधी और पटेल की साजिशों के बावजूद। वो कहती है नहीं, जिन्ना तो चाहता ही नहीं था, ये कांग्रेस ने बनाया है। यानी कि ब्लेम भी सारा पार्टीशन का इंडिया पे लगा दो, और वो इनकी गुरु है हमारे लेफ्ट के जो लोग हैं। यार बस जाने दो, पाकिस्तान की स्टोरी ट्विस्टेड ही ऐसे है। मैंने सर ऐसे लोगों से ये पूछा है जो आयशा जलाल के थीसिस को मानते हैं और वो फिर उस पर नाराज भी हो जाते हैं। मैंने कहा जी अगर ये थीसिस दुरुस्त है कि नेहरू ने पाकिस्तान बनाया, तो फिर पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स ये क्यों नहीं लिखती कि और यार, पाकिस्तान के बानी जो थे मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और ये तो ये सच्ची हमारे बात, जी इसका मैं क्या जवाब दूं यार। वो नाराज क्यों हो जाते हैं कि जिस तरह आप लॉजिक से बात कर रहे हैं ना, लेकिन वो लॉजिक तो उन्हें फिट नहीं होती। वो कहां मानते हैं कि आयशा जलाल की ये बात नहीं मानते कि वो कांग्रेस ने, वो चाहते हैं इल्जाम वहां पे लगे। आयशा ने इल्जाम उन पे लगा दिया है। खुद ये मानते हैं कि जिना मर ना होते तो पाकिस्तान ना बनता। दोनों चीजें इनको कबूल है। ये ऐसे है। वही हाँ, दैट्स हाउ दे इसे कहते हैं सिलेक्टिव एविडेंस, और ट्विस्टेड क्या कहते हैं, लॉजिक। प्रेजेंटेशन। हाँ, जी, लॉजिक। हाँ हाँ। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इश्तियाक साहब, आपने मुझे बड़ा वक्त दिया, तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही। बहुत तो मेहरबानी आपसे फिर आपकी। भी बात होती रहेगी। इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। टेक केयर जी। थैंक यू अगेन। थैंक यू वेरी मच।